Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to the new session where I will be providing videos on a regular basis for upcoming CSIR NET Life Sciences. So all these series will be very much useful. I always used to do the same thing. I always provide a series for whatever examination is going to happen within 15 days, 20 days or so. And all those series are very much important. So this is the CSIR revision series part 1, right? So this video will help you a lot to gain and to maximize your score. ठीक है? And if you are a newbie, then you can subscribe the channel. If you genuinely find the video useful, you can hit the like button, right? So let's start the video without any further delay because every second is important for you. So let's start. See, all these questions are extracted from standard reference book. ठीक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक मैं बता भी देती हूँ. बुक यू कैन मैच लाइन बाय लाइन. कूपर से ये सारे क्वेश्चंस एक्सट्रैक्टेड हैं. यानी जो बी सेक्शन होता है आपका CSIR का, और ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व ऑल दीज क्वेश्चन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. लाइक पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो वो सी सेक्शन में आ जाएगा. हो सकता है A B सही हो. तो जो भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट आउट होती हैं, ऑल these things are from standard reference book. ठीक है, so I have picked some of the questions from Cooper. So you can see how questions are framed from standard reference book. So do watch it till the end. ठीक है, let's solve the first question. Which of the following statement is true regarding genome size and biological complexity? So this question is very much important because most of the time it is asked in the B section as well as C section. So what is the concept behind the genome size and biological complexity? ठीक है, I always say to focus on the extreme word in the question. It is said you have to pick the true one, right? यानी कौन सा सही है, यानी इससे हमें पता चल जाएगा तीन ऑप्शन जो सही नहीं है. So first option is genome size always correlate with biological complexity. Is it so? No, there is nothing एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट दैट हमेशा जीनोम साइज जो है वो बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को मैच करेगा. इट इज़ नॉट एट ऑल सो. तो ऑलवेज एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो आप इसी को पढ़ के इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, वो सही नहीं होता है. लार्जर जीनोम ऑलवेज कंटेन मोर देन प्रोटीन कोडिंग जीन. नो सॉरी, मोर प्रोटीन कोडिंग जीन्स. दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू कि जरूरी थोड़ी कि लार्जर जीनोम है सो इट विल कंप्राइज ऑफ मोर प्रोटीन कोडिंग जीन्स. सो ये भी रॉन्ग हो गया. ऑर्गेनिजम्स विथ लार्जर जीनोम आर ऑलवेज मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज विथ स्मॉलर जीनोम. दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. सो ऑड वन आउट, यानी ये तीनों अगर गलत हो जाते तो बचता क्या है, जीनोम साइज डज नॉट ऑलवेज कोरिलेट विद जेनेटिक और बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी. दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड इन दिस पार्ट कि जीनोम साइज जो है वो हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी को रिलेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है. इट मे एंड इट मे नॉट. सो जो भी पैसेज वहाँ पे था उसमें क्लियरली स्टेट हो रहा था कि जो जीनोम साइज है इट इज़ नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू जेनेटिक और बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑर्गेनिज्म हैज़ अ जीनोम साइज ओवर 10 टाइम्स लार्जर. ओवर 10 टाइम्स लार्जर बोला है, ठीक है. सो यू कैन सी देन दैट ऑफ ह्यूमन्स डिस्पाइट बीइंग लेस कॉम्प्लेक्स. यानी वो ऑर्गेनिज्म लेस कॉम्प्लेक्स है, स्टिल 10 टाइम्स बड़ा जीनोम साइज है ह्यूमन से. सो इज इट इकोलाई, एरोबिडोप्सिस, सैलामेंडर, ईज. सो इट इज सैलामेंडर, ठीक है. सैलामेंडर एंड लीज आर मेंशन एज एन एग्जाम्पल विथ ऑर्गेनिज्म विथ जीनोम साइज 10 टाइम्स टू दैट ऑफ ह्यूमन्स. ठीक है, तो आपको पता चल गया सैलामेंडर और लिली जो है उनका जीनोम साइज इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन व्हाट वी हैव इन आवर जीनोम. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. The number of genes in human genome is approximately. This question is again important, factual one. B section में directly आपको पूछ सकता है. So we have approximately 20,000 protein coding genes. ठीक है, 20,000 genes हमारे पास होते हैं. Next question. Which of the following organism has a genome only about 5% of the size of the human genome yet has more protein coding gene?
जो क्वेश्चन अभी हमने सेकंड सॉल्व किया था कि 10 टाइम्स बड़ा है, इसका ऑपोजिट क्वेश्चन है. इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ जीनोम ओनली अबाउट 5% ऑफ वॉट एवर वी हैव. ठीक है, ह्यूमन का जो जीनोम है उसका सिर्फ 5% जीनोम है, स्टिल उनके पास ज्यादा प्रोटीन कोडिंग जीन है. सो इट इज अ प्लांट, अरबिडोप्सिस थैलियाना. इनके पास 26,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स है, मोर देन ह्यूमंस. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी टाइम्स मोर जीन्स डज द ह्यूमन जीनोम कंटेन कंपेयर टू ई कोलाई. ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी टाइम्स मोर जीन डज द ह्यूमन जीनोम कंटेन कंपेयर टू ई कोलाई. यानी यू शुड नो कि ई कोलाई में कितने जीन है और उससे कितने टाइम्स ज्यादा हमारे में है. 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 1000 टाइम्स. सो इट इज 5 टाइम्स. द ह्यूमन जीनोम इज 1000 टाइम्स लार्जर. इट कंटेन्स ओनली 5 टाइम्स मोर जीन्स देन ई कोलाई. ठीक है, तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको बी सेक्शन में देखने को मिल सकता है. द पैराडॉक्स वेयर जीनोम साइज डज नॉट कोरिलेट विद organism complexity is known as central dogma, gene dosage effect, c value paradox, g value paradox. so it is c value paradox. ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, जब ऑर्गेनिज्म का जीनोम साइज, ऑर्गेनिज्म का साइज भले इतना हो बट उसका जीनोम साइज जो है वो काफी ह्यूज हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म का साइज काफी बड़ा हो बट उसका जो जीनोम साइज है वो काफी छोटा हो सकता है. सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज सी वैल्यू पैराडॉक्स. इसका कंक्लूजन में बता दी ताकि आपको हमेशा याद रहे, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना बड़ा जीनोम साइज होगा, एंड ऑल्सो द सेकेंड पॉइंट इज उतना ही कॉम्प्लेक्स जीनोम होगा. नो, दिस इज नॉट एट ऑल ऑलवेज ट्रू. So you can see the genome size, the range of sizes of genomes of representative group of organism is shown. You can see here size bacteria, fungi. ठीक है, ये सारी चीजों का आप देख सकते हो. बेस पेयर पर हैप्लॉइड जीनोम दिया है. ह्यूमंस का कहाँ लाई कर रहा है, बर्ड्स का कहाँ है, एम्फीबियंस का कहाँ है, सैलामेंडर का देखो सबसे ज्यादा है. ठीक है, एंड यू कैन सी लिली एंड सैलामेंडर इसलिए सबसे ज्यादा बड़े थे. एरोबिडोप्सिस के पास भी काफी है एंड ह्यूमंस के पास भी. ठीक है, तो ये कूपर का है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द लार्ज जीनोम साइज ऑफ मेनी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, क्या है प्राइमरी रीजन फॉर द लार्ज जीनोम साइज ऑफ मेनी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? बिकॉज दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए. इतना तो आपको पता ही होगा. So you have to choose the option which has large amount of non-coding DNA is the primary reason for the genome size like which is larger in eukaryotic. ठीक है, बहुत सारा जो DNA होता है वो नॉन कोडिंग होता है इसलिए साइज बढ़ जाता है. नेक्स्ट वन, which of the following correctly defines an intron? A segment of DNA coding for protein, a DNA sequence that regulate replication origin, a non-coding sequence within a gene removed during RNA splicing. ठीक है, यही होता है, मतलब एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो कि एक जीन में से रिमूव किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग. इसे ही हम इंट्रॉन्स बोलते हैं. दे आर नॉन कोडिंग रीजन्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सॉन्स इन यूकैरियोटिक जीन रेफर टू व्हाट? region that regulate DNA replication, protein coding region retained in mature RNA, non-coding RNA region that are spliced out, promoter region upstream of gene. So what are exons? Exons are the protein coding genes. ठीक है, protein coding regions. Now अब आगे बढ़ने से पहले I will provide you some key tip. टिप ये कहता है कि हर एक एस्पिरेंट जब भी एग्जामिनेशन में बैठता है तो वो मिसरीड करके आंसर का उसे पता चलता है कि उसने आंसर जो है वो गलत पिक किया है जस्ट बिकॉज कि क्वेश्चन को मिसरीड किया है. ठीक है, ये कब पता चलता है? जब आगे आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे ये क्वेश्चन का क्या लिखा, अरे ये क्वेश्चन आया था, अरे वो क्वेश्चन आया था, तब पता चलेगा अच्छा उसका ऑप्शन ये भी था क्या, मैंने तो इसको ये किया. देन यू विल रियलाइज कि आपने क्वेश्चन को मिसरीड किया है, which is the worst mistake in the examination. Try to reread the question twice. ठीक है, टाइम का कोई आपके पास में बॉन्डेज नहीं होता है इफ यू प्लान वेल. ठीक है, सबसे पहले जो अटेम्प्ट करना होता है वो सी अटेम्प्ट करना चाहिए आपको, बिकॉज द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी लेंदी. यू हैव टू स्क्रॉल एंड रीड, यू हैव टू स्क्रॉल एंड रीड. तो स्क्रॉल करने की वजह से स्क्रीन पे सपोज इतना पार्ट आप पढ़ रहे हो और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे की तरफ ऊपर का पार्ट चला जाएगा, लाइकवाइज नीचे का पार्ट चला जाएगा, ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यू हैव टू रीड इट. ठीक है,
Always try to write the most important part in your notebook. सॉरी, जो रफ शीट आपको प्रोवाइड होता है उसमें लिखते जाओ. एंड भले एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो 4 नंबर का, उसको 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स दे के अच्छे से पढ़ के क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो एक्सट्रीम वर्ड्स को अच्छे से पढ़ो ताकि आप ऑप्शन उसके अकॉर्डिंगली पिक करो. ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक्सट्रीम वर्ड को ठीक से नहीं पढ़ा है देन यू विल पिक दी रॉन्ग ऑप्शन. ठीक है, तो ये चीज़ करना है. और आप डबल रीड कर लोगे तो आपको इजीली 30 सेकेंड भले आप एक्स्ट्रा उसमें लगा रहे हो, बट वो श्योर शॉट है कि आपको 4 नंबर मिल ही रहे हैं. ये टिप जो है आपको हर क्वेश्चन के लिए करनी है. ठीक है, बी सेक्शन में भी आपको क्या करना है, बी सेक्शन में जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन देखने से पहले ही कोशिश करो कि आपके माइंड में आंसर आ जाए. ठीक है, जो आंसर आपको अगर वो ऑप्शन में दिखता है तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑप्शंस देख के हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है अगर हमने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया है तो. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इतना टिप काफ़ी है अभी के लिए. The discovery of introns in adenovirus was first made by observing. This is a very definite question for the part B of CSIR. So the discovery of introns in adenovirus was first made through how? Through northern blot hybridization, SDS page of protein bands, or RNA DNA hybrid formation under an electron microscope. This is the right answer. यानी इंट्रॉन्स की डिस्कवरी इन एडिनोवायरसेस कैसे हुई थी? थ्रू द आरएनए डीएनए हाइब्रिड फॉर्मेशन विच वाज ऑब्जर्व थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो ये भी एक फैक्चुअल है. नाउ आरएनए स्प्लाइसिंग रिलेटेड क्वेश्चन. आरएनए स्प्लाइसिंग रिजल्ट्स इन addition of new coding regions to RNA. ठीक है, is it so? Conversion of DNA to mRNA directly. Removal of introns and joining of exons in pre-mRNA. This is the right answer. ये तो आप सभी जानते होंगे RNA splicing क्या होता है. जो इंट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनको रिमूव करके हमें क्या करना है, सारे एक्सॉन्स को ज्वाइन कर देना है. सो दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, विच वायरस हेल्प्ड अनकवर द फिनोमिनन ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग. यानी कौन से वायरस में ये फिनोमिनन जो है वो अनरिवल हुआ था. इज इट रेट्रोवायरस? नो. इन्फ्लुएंजा? नो. एडिनोवायरस? क्योंकि अभी एक क्वेश्चन हमने ऊपर देखा, एडिनोवायरस में ही आरएनए स्प्लाइसिंग जो है वो डिस्कवर हुआ था. बाई होम? शार्प एंड रॉबर्ट्स 1977 में. ठीक है, हो सकता है आपको नाम पूछ दे. सो इट इज शार्प एंड रॉबर्ट्स एंड यू हैव टू रिमेंबर एडिनो वायरस. Who independently discovered the presence of introns in eukaryotic gene. ठीक है, आ गया वो क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर के आंसर में बताया था. किसने प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स रिपोर्ट किया था, डिस्कवर किया था इन यूकैरियोटिक जीन्स? सो इट वाज फिलिप शार्प एंड रिचर्ड रॉबर्ट्स. ठीक है, तो ये फैक्चुअल भी आप याद रख सकते हैं. अगेन वन मोर फैक्चुअल, द जीनोम ऑफ एडिनोवायरस इज अप्रोक्सीमेटली. ये सीधा सीधा बी सेक्शन का क्वेश्चन है. तो एडिनोवायरस का जीनोम साइज जो है वो कितना है? इट इज 3.5 इंटू 10 टू द पावर 4 बेस पेयर्स का साइज है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द रीजन बिहाइंड व्हाई इट इज चूज्ड एज अ सुटेबल मॉडल फॉर द जीन एक्सप्रेशन स्टडीज. नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2 एज वेल. Which term is used to describe a gene located within an intron of another gene? So these genes are known as nested gene. Nested genes क्या होते हैं? See, it is a term which is used to describe that gene. ठीक है, एक ऐसा जीन जो कि लोकेटेड कहाँ है? एक दूसरे इंट्रॉन के बीच में. ठीक है, so nested genes, that is why the name nested. These are completely located within the introns of other gene. Despite being excised from the mRNA, these introns may encode functional RNAs or protein, and when they do, they are called nested genes. यानी हम introns तो remove कर देते हैं through splicing, but still they are within the introns and they can code for the functional. They are coding, so they can code for functional protein. ठीक है, सो वो कोड कर सकते हैं, वो कंप्लीटली नॉन कोडिंग नहीं होते हैं, एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज नेस्टेड जीन. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. नाउ वन मोर फैक्चुअल, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स इन ड्रोसोफिला दैट आर कंसिडर्ड नेस्टेड जीन्स?
ठीक है, कितना परसेंटेज प्रोटीन कोडिंग जीन्स है जो कि नेस्टेड हैं, नेस्टेड है मीन्स किसी इंट्रॉन के अंदर सिचुएटेड हैं, लेस देन 1%, 2%, 5%, मोर देन 10%. सो इट इज 5%, अबाउट 5% प्रोटीन कोडिंग जीन्स आर नेस्टेड विद इन द इंट्रॉन्स ऑफ लार्जर जीन, बड़े जीन के इंट्रॉन्स के अंदर वो सिचुएटेड होते हैं. ठीक है, सो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है. इन ह्यूमन्स हाउ मेनी आर नेस्टेड प्रोटीन, ये अगर ड्रोसोफिला का पूछ सकता है, सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एट ह्यूमन्स का भी पूछे. सो इन ह्यूमन्स हाउ मेनी genes are like nested genes. Very common, about 20%, rare less than 1%, extremely rare less than 0.1%, or commonly about 10%. So it is extremely it is rare, you can say, that is less than 1%. ठीक है, so as per that paragraph only 150 nested protein coding genes are there. ठीक है, which is accounting for less than 1% of whatever gene we are having. So it is not extremely rare कि 0.1% हो, it is 1%. तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है. अगेन फैक्चुअल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कोडिंग RNAs कैन बी एनकोडेड बाई इंट्रॉन्स. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कोडिंग RNAs कैन बी एनकोडेड बाई इंट्रॉन्स. सो इट इज स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA एंड माइक्रो RNA. ठीक है, तो कौन से नॉन कोडिंग RNA हैं जो इंट्रॉन्स एनकोड करते हैं. सो इंट्रॉन्स में एनकोड नॉन कोडिंग RNAs इंक्लूडिंग स्मॉल न्यूक्लियोलर RNAs इन्वॉल्व इन ribosomal RNA processing and micro RNAs. We know that micro RNAs are very important regulators in gene expression. So it is important. This question is again important one. Next one, which of the following roles डू इंट्रॉन्स नॉट टिपिकली परफॉर्म. इनमें से कौन सा रोल जो है वो इंट्रॉन्स प्ले नहीं करते हैं. ठीक है, एनकोड स्यूडोजीन्स, ये तो वो करते हैं. सर्व एज रेगुलेटरी सीक्वेंस, ये भी वो करते हैं. ट्रांसलेट इनटू साइटोस्केलेटन प्रोटीन, ये वो नहीं करते हैं. होस्ट नेस्टेडिन, ये तो करते हैं क्योंकि वो नॉन कोडिंग होते हैं. तो इससे भी आप पता लगा सकते थे इसका आंसर, यानी इससे ये पता चल गया कि जो इंट्रॉन है वो स्यूडोजीन एनकोड करता है, वो रेगुलेटरी सीक्वेंस जैसा भी काम करता है, और नेस्टेड जीन तो अभी हमने पढ़ा करता ही है. ठीक है, विच स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड बाय इंट्रॉनिक सीक्वेंसेस. DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन फोल्डिंग. सो कौन सा जीन एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट हो सकता है थ्रू इंट्रॉनिक सीक्वेंसेस. सो इट इज ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, इंट्रॉन्स में कंटेन रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट इन्फ्लुएंसेस ट्रांसक्रिप्शन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप जो है उसी को ही कंट्रोल कर सकता है ये वाला. Which of the following processes allows a single gene to produce multiple protein isoform? RNA interferencing, gene duplication, alternative splicing, mRNA degradation. So it is alternative splicing. इसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, इट विल अलाउ अ सिंगल जीन टू प्रोड्यूस मल्टीपल प्रोटीन आइसोफॉर्म्स. ठीक है, बिकॉज इट विल ऑफर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सॉन्स टू बी जॉइंट टुगेदर. बहुत सारे कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से प्रोटीन भी अलग बनेगा. सो सिंगल जीन से ही मल्टीपल प्रोटीन आइसोफॉर्म्स का फॉर्म कौन सा है, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग. राइट. Next question and last question of today's video. Approximately what percentage of human genes are subjected to alternative splicing? कितने प्रतिशत, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, बी सेक्शन के लिए. ठीक है, सो इट इज़ अबाउट 90%, यानी 90% ऑफ ह्यूमन जीन अंडरगो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग. ठीक है, सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन. आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, एंड ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. If you have any doubt or you want any specific topic, do comment below this video. I will make it. And keep watching and keep studying. Thank you so much.